Yes, Nishu, all yours now. Hello everyone, I am Nishya, a very grateful Aladdin and Al-Anon member. First of all, very grateful कि आज मौका मिला काफी समय बाद और अच्छा लग रहा है वापस से शेयर करने सर्विस करने का मौका मिला है। अंकल आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा अंदाजा कि कितना टाइम है मेरे पास? बेटा यू हैव टाइम टिल 9:45. 9:45 पे अनिल जी आएंगे। ठीक है, ओके थैंक यू। तो जैसा कि आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शंस, तो मैं थोड़ा अपनी स्टोरी बता के और साथ में टॉपिक को कवर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने अपना नाम बताया तो मैं पहले एलेटीन में आई थी, लगभग आज से 6 साल पहले की बात होगी। तो जब मैं प्रोग्राम में आई उस समय में मेरे घर पे सोब्राइटी थी, लगभग 8-9 साल की सोब्राइटी आराम से मेरे घर पे थी। और जो मेरे फादर हैं जो पहले अल्कोहलिक थे, वो उस टाइम तक बिल्कुल सोबर थे और चीजें घर पे काफी ठीक चल रही थी। कोई कोई रिलैप्स या ऐसी कोई समस्या कुछ भी नहीं थी। तो लेकिन मैं प्रोग्राम में आई थी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि मैं खुद से कुछ चीजें नहीं कर पा रही थी। तो जब मेरे फादर अल्कोहलिक थे, तो थोड़ा बहुत जो मुझे ध्यान है, हम काफी छोटे ही थे, तो उन्होंने सिर्फ 3 साल शराब पी है, मतलब गिनती के 3 साल शराब पी है उन्होंने। और उसमें मतलब उन्होंने अपना पूरा कोटा पूरा किया, वो एक्सट्रीम अल्कोहलिज्म तक वाली बातें हुई। उसके बाद उनको प्रोग्राम का मैसेज मिला, वो जिस रिहैब में गए थे वहीं से उन्हें प्रोग्राम का मैसेज मिला, और वो उस रिहैब में लकीली वही प्रोग्राम फॉलो होता था। तो गए तो लंबे टाइम के लिए थे, लेकिन वो और भी जल्दी आ गए, लाइक 30 डेज भी कंप्लीट नहीं हुए थे उनके, और वो घर पे आ गए थे। और उसके बाद से कभी कोई रिलैप्स या कुछ भी नहीं हुआ था। तो आज के दिन 15 साल हो गए हैं उन्हें, अगस्त में ही उन्हें 15 साल हो गए सोब्राइटी के। तो उसके बाद उन्होंने सारी मतलब वो कभी वायलेंट अल्कोहलिक नहीं थे, वो अब्यूसिव अल्कोहलिक भी नहीं थे, वो काफी शांत थे। लेकिन मेरे को जो मेमोरीज याद हैं वो मेमोरीज ऐसी हैं कि मैंने उन्हें पहले देखा था कि वो बहुत एक्टिव हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, वो ये जॉब भी कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, तो वो खेल भी रहे हैं और वो बहुत कुछ मैनेज करते थे। तो वो सब कुछ करते देख रहे हैं, और उन 3 सालों में मैंने उन्हें देखा कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो मतलब जो मेमोरीज ध्यान है, घर में जैसे सोफा था तो वो आते थे और वो उस पर लेट जाते थे, और ड्रिंक करके आके लेट जाते थे और कुछ शो नहीं होता था। उन्होंने कभी कुछ लड़ाई नहीं करी, इनफैक्ट जो मेरी मदर है वो उनसे लड़ाई कर रही होती थी या वो ही उनको कुछ बोल रही होती थी। तो लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ रिवर्ट बैक या कुछ भी कभी हुआ नहीं। तो वो मतलब मेरे लिए वो ही चीज इतनी वो थी कि इनको क्या हुआ है और ये अपने काम क्यों नहीं कर पा रहे। तो मेरे लिए सिर्फ एक वही मुद्दा था कि मेरे को ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि हमें कुछ चाहिए या इधर जाना है वो जाना है, वो सारी बातें दिमाग में थी ही नहीं। मेरे लिए सिर्फ मुद्दा ये था कि यार मेरे फादर कुछ कर नहीं पा रहे, वो जैसे पहले थे वो वैसे क्यों नहीं है। तो मैं बस उसी के लिए प्रे करती थी। और छोटे थे तो जो लोग आते थे वो हमें बताते थे, कुछ पापा के फ्रेंड्स, की बेटा तुम अपने फादर को बोलो, तुम बोलोगे तो वो छोड़ देंगे ऐसे। पर वो कभी शायद हिम्मत हुई नहीं ऐसी करके, तो वो चीजें ऐसे ही होती रही। बट लकीली जब प्रोग्राम मिला तो चीजें बेटर हो गई। उसके बाद उन्होंने उन्होंने कोशिश करी कि वो जो 3 साल खराब हुए उससे डबल देने की हमें कोशिश करी, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना, स्कूल से लेके आना, ट्यूशंस पे छोड़ के आना। अगर वो स्कूल से लेने नहीं पहुंच पाते थे तो वो घर में घुसते ही फोन आ जाता था कि आज स्कूल में क्या हुआ और तुम ऐसे ऐसे कर लो सारी चीजें। तो हर तरीके से बहुत कुछ मतलब बढ़िया चल रहा था। लेकिन इस सब के दौरान भी कहीं ना कहीं जो मेरा नेचर था वो एक काफी इंट्रोवर्ट चाइल्ड वाला हो गया था। मैं काफी इंट्रोवर्ट थी और अपनी बातें तो शायद मैंने किसी से कभी भी शेयर नहीं करी। मतलब मैं ये जरूर बताती थी घर पे कि क्या हुआ स्कूल में, कैसे हुआ, सारी चीजें मैंने बता दी। लेकिन एक बहुत प्रोमिनेंट चीज जो थी ना मेरे अंदर की, उस मोमेंट पे मुझे क्या लगा, मैंने क्या महसूस करा या मैं उस चीज को कैसे देखती हूँ, वो चीज मैंने कभी शेयर ही नहीं करी। तो ये मतलब और वो चीजें कहीं ना कहीं अंदर थी। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए वो चीजें इकट्ठी होती गई, घर पे कुछ बात होती थी या कुछ थोड़ा बहुत आर्गुमेंट या कुछ भी होता था,
तो एक छोटी सी चीज जो मुझे याद है, मैं वॉशरूम में जाके रो लेती थी। बट जब मम्मी पापा को पता लगा कि भाई ये ऐसे क्यों हो रहा है, या जब चीजें मेरे तक, मेरी चीजें ऐसे होने लगी ना कि कुछ बात मेरे बारे में हो रही है और फिर मैं जाके रो रही हूँ, तो उन्होंने पूछा कि क्या है। तो 8 क्लास के अराउंड फिर उन्होंने पूछना स्टार्ट करा कि क्या है, बोलना स्टार्ट करो बेटा, बोला करो बोला करो। तो जब मैं बोलने लगी तो मैंने जो रेबेल वाला वो है ना, मतलब मेरी मदर के साथ, जो कि नॉन अल्कोहलिक है, क्योंकि मेरे लिए इट वाज लाइक कि यार वो तो अल्कोहलिक थे या जो भी था, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, आप अभी भी उनसे क्यों लड़ रहे हो, या आप उनसे क्यों किसी चीज की डिमांड करनी, या उनके बारे में जरा सा भी वो कुछ बोलना। अब समझ में आता है कि ठीक है, उनके तो हस्बैंड है, या उनको कोई चीज लगी तो वो बोल देती है नॉर्मली भी, बट मेरे लिए वो बहुत वो हो जाती थी। तो मेरा मेरी मदर के साथ जो इक्वेशन था ना, वो काफी खराब हो गया था। और उस टाइम पे जब मैंने बोलना स्टार्ट करा तो काफी आर्गुमेंट, काफी लड़ाइयाँ होती थी। इनफैक्ट मेरा मेरा छोटा भाई है, वो तो मतलब ये बोलता था कि मेरे को, भाई मैं नहीं रहूंगा इनके साथ, ये दोनों तो ऐसे जैसे सास बहू भी नहीं लड़ती ना, ये ऐसे लड़ती है दोनों। तो ऐसा कुछ था। तो फिर पर मतलब ऐसी चीजें चल रही थी। तो फिर जब मैं 11th क्लास, मतलब उसमें भी मैंने कोशिश की समझने की कि यार ठीक है, मम्मी है, नहीं लड़ना चाहिए, जो ऐसे समझाया जाता है। तो मतलब इतने रिजेंटमेंट्स तो शायद नहीं थे, कुछ कुछ बातें थी मेरे मन में काफी ज्यादा, पर एक वो हेटरेट नहीं था, बट वो कुछ तो था अंदर जो शायद पहले समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं 11th क्लास में आई, फिर स्टडीज का भी बर्डन आया, मैंने साइंस ली, मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन थी, मेरे को इंजरी भी हुई, तो फिर वो चीजें मेरे लिए हैंडल करनी टफ हो गई, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन की यार मेरे को चोट लग गई है, मेरे को खेलना था, मैं वो नहीं कर पा रही, मेरे को साइंस पढ़नी है, वो एक काफी टफ सब्जेक्ट है, तो उसमें भी मुझे दिक्कत आ रही है, तो वो चीजें मैनेज करूँ कैसे करूँ, तो मैं इतना परेशान हो गई थी। और साथ साथ में घर वालों को भी ये चीज समझ में आ रही थी। तो फिर पापा ने बात करी, तो एक मेंबर से ही बात हुई थी, ए मेंबर से। तो उन्होंने पहले तो हम काउंसलिंग के लिए जा रहे थे, फिर उन्होंने प्रोग्राम का मैसेज दिया, तो फिर हम उन काउंसलर के पास भी गए, बट लकीली वो भी प्रोग्राम से टच में थी, तो उन्होंने यही गाइड किया कि आप मीटिंग्स में जाओ। तो जब मैं मीटिंग्स में गई तो वहां पे एक अलग ही चीज मिली ना मुझे, सबसे मेन चीज की, मतलब मुझे ये जाकर वहां सुधीर पे भाई, जैसे, आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही होगी, सबको आ रही है, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। ठीक है। तो जब मीटिंग में गई तो मीटिंग में जाने का भी डर था कि यार क्या पूछेंगे क्या नहीं, क्योंकि काउंट में बहुत, वो कहते हैं ना कि बहुत तेज होते हैं बच्चे, एलेटीन वाले बच्चे भी बहुत तेज और बहुत वो होते हैं। तो हम लोगों को मतलब यही था, काउंसलर ने मुझसे कुछ भी पूछा तो मुझे पता था कि मेरे को इस चीज का ऐसे ही जवाब देना है, या मुझे इनको बस यही बताना है। तो सारी बात करके और फिर लास्ट में उन्होंने जैसे मतलब मेरे पेरेंट्स से बात करके ना ऐसी क्लैपिंग करी कि वेरी गुड, इसने ये बताया। और मैं मतलब अब तो सोच के मुझे भी ऐसी आ रही है, जब मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि बताओ इतनी सी बात के लिए ये मुझे ऐसे वो कर रही है, पर मेरे को, मैंने तो वही बताया ना जो मुझे बताना था। तो तो वही ना कि हम भी बहुत तेज होते हैं, लैटिन वाले बच्चे भी। बट जब प्रोग्राम का मैसेज मिला तो प्रोग्राम में गई, तो वहां पे जब पहली मीटिंग अटेंड करी तो वहां पे समझ में आया कि नहीं यार, चीजें थोड़ी अलग है। उससे पहले मैंने कुछ एल की मीटिंग्स अटेंड करी थी, कुछ कन्वेंशन अटेंड करी थी, तो थोड़ा बहुत अंदाजा था प्रोग्राम का। और मुझे मजा तो आता था उन मीटिंग्स में, और क्योंकि मुझे चीजें समझ में आती थी तो मुझे अच्छा लगता था। तो जब फिर धीरे धीरे जैसे प्रोग्राम में गए, तो मतलब जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे प्रोग्राम में जाके समझ में आई ना, कि आई एम नॉट अलोन, मैं अकेली नहीं हूँ। पहले मुझे लगता था कि यार सिर्फ मेरे साथ ही ऐसी समस्याएं हैं, या सिर्फ मेरे ही लिए ये चीज, मतलब मैं ही इन प्रॉब्लम्स में जूझ रही हूँ, या मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, मतलब मेरा क्वेश्चन था वाई मी। तो उसका जवाब मुझे मिला कि आई एम नॉट अलोन। तो पहला आई एम नॉट अलोन भी मैंने दो तरीके से समझा कि यार मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे बहुत लोग हैं, और शायद कहीं कहीं पे तो सिचुएशन काफी वर्स भी है। और दूसरी चीज मुझे समझ में आई आई एम नॉट अलोन, कि मुझे जरूरी नहीं है कि मैं अपनी सारी समस्याओं से अकेले ही जूझूं। मेरे पास एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे मेरे जैसे ही लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, या जिनके साथ जाके मैं अपनी बात शेयर कर सकती हूँ। तो वहां जाके मैंने अपनी बातें शेयर करनी स्टार्ट करी। तो जब बातें शेयर करनी स्टार्ट करी, मतलब एक्चुअल में ये शेयर करना स्टार्ट करा कि मुझे क्या फील होता है,
या किस मोमेंट पे मैं क्या सोचती हूँ चीजों को लेके, वो अपना पर्सपेक्टिव में जब वहां शेयर करे तो चीजें काफी बेटर होने लगी। और मतलब प्रोग्राम में वही है कि शेयरिंग सबसे पहली चीज, उसके बाद जब सुनना शुरू किया और जब रीडिंग स्टार्ट करी, डेली रीडर जो होती है, तो उसने काफी हेल्प करी। और हमारी मीटिंग तो हफ्ते में एक दिन होती थी संडे को, तो बाकी के दिन मेरे पास डेली रीडर ही होता था। तो मैं और उस टाइम पे तो फोन वगैरह भी सब बच्चों के पास, हमारे पास इतने नहीं होते थे। तो यही था कि वो डेली रीडर हम पढ़ते थे रेगुलरली, और कुछ बात होती थी ना तो कॉपी में लिख लेते थे, या कोई इंसिडेंट थोड़ा बहुत जो भी ध्यान होता तो संडे का वेट करते थे कि संडे को जाएंगे और वहां पे जाके फिर बातें शेयर की जाएंगी। तो वहां पे मतलब एक वो बहुत रिलीफ होता था। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। और जो मैं अपनी प्रोग्राम में गई थी, जब मैं अपने एक मुद्दे के साथ गई थी, और धीरे धीरे वो मुद्दा कहीं ना कहीं मुझे एक तरीके मिलने लगे, मुझे चीजें समझ में आने लगी कि मैं इस चीज से निकल कैसे सकती हूँ, या मैं उस चीज में होते हुए भी आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी ऑब्सेसिव थिंकिंग, कि चीजों को इतना ज्यादा ओवर एनालाइज कर लेना, अपने दिमाग में आगे पीछे, मतलब वही ना कि प्रेजेंट में तो रहना ही नहीं। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसका तुरंत ये सोच लेना अब ऐसे ऐसे और अच्छा हो जाएगा, या मैं ऐसे ऐसे करूंगी तो ऐसे ऐसे बहुत पूरा फ्यूचर तक की, आगे तक की सोच लेना। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई है तो पहले ऐसे हुआ था ना वही, और अब ऐसे हो जाएगा, तो वही पास्ट और फ्यूचर के बीच में बस, और अब ये सब कुछ दिमाग में चल रहा है, तो वही झूलते जाना। और काम, जो मेन टाइम पे मेन काम है वो ना करना, तो उसी चीज में फंसे रहते थे। मतलब मेरी सिचुएशन तो वही थी कि वाई मी, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया जो आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और अब मैं आगे जाके क्या करूं। और उस पॉइंट पे यही लगता था कि जब आप किसी चीज में फंसे हो ना, तो आपको यही लगता है कि यार कोई भी रिजल्ट हो ना, मतलब हर एक चीज का सोल्यूशन उस टाइम पे नेगेटिव ही निकल रहा था, कि ये भी कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, तब भी तो ऐसा ही होना है, फिर कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। या मेरे लिए एक ये भी मुद्दा था कि यार मैंने कभी कोई गड़बड़ नहीं करी, मैंने कभी चिप्स भी नहीं खाए। मैं मतलब जिसे कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स पर्सन, और वो बिल्कुल एक एक चीज को बिल्कुल ऐसे लकीर के फकीर बिल्कुल इस तरीके से फॉलो किया कि बताया गया कि पानी बैठ के पीना है, खड़े होके पीता है तो बाद में घुटनों में समस्या आ जाएगी। तो मैं हर जगह बैठ के ही पानी पीती थी। तो पानी भी पीना, बाहर का नहीं खाना, कोई गड़बड़ नहीं करनी, एक एक चीज फॉलो करनी। तो उस टाइम पे मैं ऐसी थी। इन सारी चीजों का फायदा क्या हुआ? आज तो वो बच्चे भी खुश हैं जो जो सारी बाहर की चीजें खाते थे या ऐसे करते थे। तो मतलब ये अपने आप को इतना नेगेटिव उसमें ले जाना, तो ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे जब मीटिंग में शेयर करना स्टार्ट करा, और उसके बाद जब स्टेप वर्क स्टार्ट करा, तो सबसे पहले तो मैं उस सिचुएशन से, उस पॉइंट से निकल पाई, आगे बढ़ पाई प्रोग्राम के टूल्स की वजह से। जो प्रोग्राम के टूल्स थे, जैसे हमारा डेली रीडर हो गया, स्लोगन्स हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए और स्टेप्स हो गए, तो इन चीजों को जैसे जैसे फॉलो करते गए ना, कि आई एम नॉट अलोन, डू द नेक्स्ट राइट थिंग, इस चीज ने मतलब काफी हेल्प करी ना, कि यार ठीक है, अब जहाँ पे है अगली चीज तो ठीक करते हैं, बाद की आगे की देखी जाएगी, या वन डे एट अ टाइम, मुझे इतना आगे सोचने की जरूरत नहीं है, जो मैं आज का दिन तो कर लेती हूँ। और मुझे याद है जब वो बोर्ड्स के टाइम पे स्ट्रेस का टाइम था, पढ़ा नहीं जा रहा, या वन डे एट अ टाइम भी बहुत बड़ा लग रहा था ना, क्योंकि मैं तो रिजल्ट देख रही थी कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, पेपर में क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। तो मैं 15 मिनट्स एट अ टाइम भी मैंने किया, कि मैं 15 मिनट का अलार्म लगाती थी अपने फोन में, और फिर मैं पढ़ती थी कि बस 15 मिनट पढ़ते हैं, बाकी की बाद में देखेंगे। जब वो 15 मिनट हो जाते थे, मैं फिर से 15 मिनट का अलार्म लगाती थी कि अब और बाद में देखेंगे। तो ऐसे करके बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स में कभी कभी चीजों को ब्रेक करना पड़ा, तो वहां से निकल गई। और उसके बाद लेट गॉड करना, वो तो बहुत ही मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि यार ठीक है, देखी जाएगी, मतलब ईश्वर है तो छोड़ देते हैं। क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट था, वो था फियर। मतलब हर चीज का इतना हवा बना लेना, हर चीज से डर जाना, मतलब जैसे वो फ्यूचर का कुछ भी बनाया और उसके बाद फियर में आ जाना। तो उसको, जैसे मेरे फादर ने भी बताया कि बेटा फियर का तो काउंटर पार्ट है, मतलब उसका काउंटर वो है फेथ। तो जब तक फेथ नहीं करोगे तो नहीं निकल पाओगे।
और लकीली फेथ मुझे था अपने हायर पावर पे, क्योंकि मैंने अपने फादर की रिकवरी देखी थी। तो उस चीज का तो मुझे फेथ था कि अगर वो चीज हो सकती है, अगर वो चमत्कार हो सकता है, तो मेरे साथ भी एक चमत्कार हो सकता है। तो मैं अपने हायर पावर पे बिलीव करके और आगे चल रही थी। स्टेप 1 और कि एक्सेप्ट करना भी मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो मैं मान चुकी थी कि मुझे पता था कि मैंने फादर को पहले भी देखा है और बाद में भी देखा है, तो वो एक डिजीज है, वो मैं मान चुकी थी। सेकंड स्टेप जो उसके बाद जैसे हायर पावर पे फेथ करना, और थर्ड स्टेप भी मेरे लिए काफी आसान थे। तो जब मैंने लिख के काम किया इन चीजों पे, बकायदा कॉपी बनाना, और जैसे हमारे स्पॉन्सर ने स्टेप के क्वेश्चन दिए उनको लिखा, तो लिखने से चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई, और उसके बाद उनसे निकलना काफी ज्यादा आसान हुआ। तो यही है कि मतलब वो सिर्फ चीजों को अप्लाई करना है, लेकिन वो सिर्फ दिमाग में अप्लाई नहीं करना, उसको एक्शन में लेके आना है, जैसे कि आज का टॉपिक है। चाहे छोटे छोटे चीजों से लेके आओ, लेकिन लेके आना पड़ेगा, नहीं तो वहीं की वहीं बैठे रहते थे। तो वही है, जैसे वही ना, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। मैंने तो अपनी कॉपी में लिख लिया था बड़ा बड़ा ना, स्केच पेन से बनाया, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, कि ये तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आगे चलते गए, तो प्रोग्राम से मतलब पहले तो उस सिचुएशन से बाहर निकले, और जैसे जैसे उस सिचुएशन से बाहर निकले, स्टेप वर्क करे। कुछ वर्कशॉप्स होती थी हमारे वाले टीम के लिए स्टेप्स की, क्योंकि बच्चे हैं इतना स्टेप्स नहीं कर पाते अकेले में या अपने स्पॉन्सर के साथ, तो स्पेशल कुछ वर्कशॉप्स होती थी जो डेली स्टेप्स की, जैसे आप लोगों के ग्रुप्स में भी चलती है ना कि रेगुलर स्टेप्स की, वो वर्कशॉप अटेंड करी। तो उससे धीरे धीरे मैं देख पा रही थी कि मेरी मदर के साथ भी जो मेरा रिलेशन है ना, वो काफी बेटर हुआ। जो कुछ कुछ अंदर रिजेंटमेंट्स थे, जो चीजें मैंने अपने अंदर बिठा रखी थी, वो काफी हद तक सॉल्व हुई। तो उसकी मैं मेन मेजर चेंज तो मुझे ये दिखा, पहले मैं अपनी सिचुएशन से बाहर आई, और उसके बाद मेरी मदर के साथ मेरी इक्वेशन काफी बेटर होने लगी। तो जब चीजें चेंज होती गई तो और अच्छा लगने लगा। फिर सर्विस भी करना स्टार्ट किया, तो उससे ना मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ कैसा होता है, लेकिन बच्चों के साथ तो ये होता है, मैं देख पाई कि वो जो फियर था उसके लूप से बाहर आना, और दूसरा कॉन्फिडेंस आना। और जैसे हम प्रोग्राम में रहते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, और जो भी काम करते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, काम करना भी सीख पाते हैं कि यार जैसे मैं अभी यहाँ पे बोल पा रही हूँ, तो जब मैं अपने कॉलेज में गई तो वहां पे भी मैं बोल पा रही थी, वहां पे मेरे को इतनी समस्या नहीं थी, मुझे पता था कि कुछ तो ऐसा ही है यार, मतलब कर लूंगी मतलब वही ना कि प्रोग्राम के टूल्स को यूज करके, तो वहां पे भी कॉन्फिडेंस मिलना, वहां पे भी एक पाथ सेट हो जाना कि हाँ मैंने कुछ किया है और मैं इसको ऐसे ऐसे करके हैंडल कर सकती हूँ। तो हर चीज जो पहले नेगेटिव उसमें जाती थी ना, आज के दिन वो सोल्यूशंस दिखने लग गए थे। तो जब वो सोल्यूशंस दिखने लग गए तो और भी लाइफ स्मूथ होती गई। तो जैसे कहते हैं ना, अप्लाइंग इन ऑल माय अफेयर्स, तो वो ऑल माय अफेयर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले तो खुद के दिमाग में यूज करते थे टूल्स को, अपने काम के लिए यूज करते थे, फिर धीरे धीरे घर में इस्तेमाल करना, और सबसे मुश्किल काम घर में इस्तेमाल करना था, क्योंकि बाहर हो जाता था स्कूल में या किसी और इंस्टीट्यूट पे, वो चीजें बहुत इजीली इस्तेमाल हो जाती थी टूल्स के साथ ना, बहुत आराम से निकल जाते हो आप उन सिचुएशन से। लेकिन जब आप उनको घर में यूज करते हो, जब आप अपने लव्ड वंस के साथ होते हो, और जब आप देख पाते हो कि यार हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उस डिजीज से ग्रस्त है, तो कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो गड़बड़ है, और जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मतलब छोटी मोटी आर्गुमेंट या कुछ ना कुछ बार बार हो ही जाता है, कितना ही कुछ अच्छा से करने की कोशिश कर ले। तो ये भी प्रोग्राम में सीख पाए ना कि हर व्यक्ति डिजीज है, और हो सकता है कि आज मैं ठीक हूँ लेकिन दूसरे व्यक्ति की डिजीज थोड़ी हायर पार्ट पे हो, या आज उसकी डिजीज थोड़ी सरफेस पे हो। तो उस टाइम पे मुझे अपने लिए क्या करना है, उस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ, ये भी प्रोग्राम ने सिखाया। तो जब मैं इन टूल्स को वहां पे यूज करती थी, तो लकीली मैं उन सिचुएशन से निकल जाती थी, या वो आर्गुमेंट बड़ी नहीं होती थी घर में। तो और ये भी देखने को मिला, प्रोग्राम में ही सीखने को मिला, किसी कन्वेंशन में किसी मीटिंग में सुना था कि कहते हैं कि ए मेंबर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आप फिर उसके बाद आगे जाओगे, आप एल-एन-ऑन की मीटिंग सुनोगे, तो आपको पता लगेगा कि नहीं, एल-एन-ऑन भी बहुत सेंसिटिव होती है हर मुद्दे को लेके, सारी चीजों को लेके। और उसके बाद अगर आप एक मतलब कन्वेंशन में उधर सुनोगे, तो आपको पता लगेगा कि नहीं, एल-एटीन्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो और हम जैसे ये प्रोग्राम है कि एक दूसरे की जब जान पाते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं यार, हर व्यक्ति एक ही तरीके से सोचता है, सबको हर एक की चिंता है, और सब एक दूसरे के प्रति संवेदनशील है।
तो वही है ना कि एवरीवन इज सेंसिटिव। तो सिर्फ ये नहीं सोचना, जैसे हम सोच लेते हैं ना कि यार मेरे साथ ऐसा है, तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे, पर कहीं ना कहीं वो फैमिली डिजीज इसीलिए कहा गया है। तो ये चीज भी, मतलब जब इंटेंस वर्क किया, अपना स्टेप वर्क किया, तो वो ऑल इन माय अफेयर्स यूज करना सीखा। और उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं और कॉलेज से भी बाहर आने के बाद चीजें और कहीं ना कहीं जब रियल वर्ल्ड को फेस करने की बात आती है, तो समझ में आता है कि यार वो ट्रांजिशन भी काफी डिफिकल्ट होता है ना। एल18 से एल9 में जाने के बीच का जो सफर है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ऊपर नीचे वाला हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे ग्रुप्स नहीं मिलते जहाँ पे आप एडजस्ट कर पाओ, क्योंकि मोस्टली वाइब्स होती हैं एल एंड ऑन ग्रुप्स में, तो वहां पे भी दिक्कत आती है। तो फिर ऐसे ग्रुप ढूंढे जहाँ पे थोड़े यंग मेंबर हैं, तो पता लगा कि नहीं, एक ऐसे ग्रुप बने भी हुए हैं जिनमें यंग बच्चे हैं, जो एल एंड ऑन ही है, एल18 से आए हुए हैं लेकिन वो यंग है, एल एंड ऑन का ही ग्रुप है जिसमें ज्यादातर यंग बच्चे आते हैं, ताकि मतलब थोड़ा वो ट्रांजिशन फेज इजी हो जाए। तो वहां पे भी मतलब चीजें आसान होती गई। तो फिर वही है ना कि ऑल इन माय अफेयर्स जब चीजें यूज करी, तो जो मैं एक मुद्दे के साथ आई थी ना कि मेरी समस्या तो ये है, मुझे तो बस इसको सॉल्व करना है, इतना आगे आने के बाद मुझे समझ में आया कि यार समस्या ये है कि मैं समस्या बना देती हूँ चीजों को, मैं देख लेती हूँ कि नहीं ये तो कोई प्रॉब्लम है, पर वो प्रॉब्लम होती नहीं है, वो मुद्दा इतना बड़ा होता नहीं है। अगर मैं उसको ऊपर से देखने की कोशिश करती हूँ, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे बस नॉर्मली अपने काम करते रहना होता है, चीजें निकल जाती हैं। तो एलेनोन और एलेटीन ने मुझे एक वे ऑफ लाइफ सिखाया डिफरेंट, है ना। जब मैंने रेगुलर स्टेप वर्क और अपनी कंटिन्यूअस इन्वेंटरी जिसे कहते हैं ना, हम स्टेप 10 की अगर बात करते हैं, तो वो जो कंटिन्यूअस मॉरल इन्वेंटरी जब हम अपनी लेते रहते हैं कि अच्छा आज घर में ये हुआ या आज यहाँ पे ये हुआ, तो मैंने उसमें क्या किया, और अगर मैं ये कर रही हूँ तो मैं इसको और बेटर किस तरीके से कर सकती थी। मैं यहाँ पे यार ये टूल यूज कर सकती थी, यहाँ पे मैं लेट गो कर सकती थी चीजों को, है ना। तो उन चीजों को जब यूज किया, तो वही समझ में आया कि यार एक डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है, और जब वो आ जाता है फिर तो चीजें इतनी आसान लगती है कि ठीक है, हो रहा है जो हो रहा है, मतलब चीजों को इतनी इजीली हैंडल कर लेती थी। मैं देख पाती थी कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी, तो बच्चे इतने छोटे छोटे मुद्दों पे, मतलब मेरे से काफी बड़े बड़े लोग भी इतने परेशान हो जाते हैं, या वो अपनी चीजों को छोड़ के उन्हीं को सुलझाने में लग जाते हैं, और मैं उन चीजों को बहुत आराम से डील कर पा रही थी। और अगर कोई मेरे से कुछ पूछना है तो मैं आराम से उनको बता के कि भाई ऐसे ऐसे है, और मैं वो बाउंड्रीज भी सेट कर पा रही थी अपनी, जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था। उस चीज में आज भी कई बार समस्या हो जाती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि दोबारा अपनी वही इन्वेंटरी ली जाए उस टाइम पे, और फिर आगे निकलने की कोशिश करूँ, और यही देखूँ कि इसके बाद क्या। जैसे मैंने इसी मीटिंग में सुना था एक बार कि कर्म करने का प्रोग्राम है, शर्म करने का नहीं, कि ठीक है यार आज मेरे से गलती हो गई है, आज मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर पाई, तो अब क्या। तो ना, डू द नेक्स्ट राइट थिंग हमारा एक स्लोगन है ना, कि ठीक है अब हो गया, अब आगे तो चलना ही है। अब या अगर मेरे से कोई गड़बड़ हो गई, एक्सेप्ट करते हैं उसको, और उस पे आगे काम करने की कोशिश करते हैं कि इसका अब क्या किया जा सकता है। तो वही, नहीं तो मैं शर्म पहले ही, अगर मैं पहले की तरह होती तो मैं शर्म करके और बैठी रहती और सोचती रहती, और शायद मैं वहीं की वहीं बैठी रह जाती। पर आज के दिन मैं उसका दूसरी तरफ से देख पाती हूँ और आगे निकलने की कोशिश करती हूँ, तो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी ऊपर नीचे होके हो जाती है। और इतना तो वही है ना कि फेथ के साथ मुझे चलना पड़ता है, कि मुझे पता है कि गॉड्स विल है, ठीक है आज चीज मेरे हिसाब से नहीं हो पा रही, तो जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मेरे हाथ में है, मैं उतना करती हूँ, बाकी सरेंडर करके अपने हायर पावर पे और आगे चलती जाती हूँ। और सरेंडर जो है ये बहुत, मतलब ये सीखना तो, मतलब अभी भी शायद मैं कभी कई बार स्ट्रगल करती हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि ना मैं वो अपनी इच्छा चलाने की ना बार बार उसमें फंस जाती हूँ, और वो छोड़ना चीजों को बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कि पकड़ लिया है इस चीज को तो, और बस अब तो ऐसे ही होना चाहिए, या मैं देना नहीं चाहती, या मैं देती भी हूँ ना, तो जैसे अगर मेरे को अपने हायर पावर को पूरा हाथ पकड़ाना है, तो मैं एक बार 2 उंगली खोलती हूँ, फिर 4 उंगली खोलती हूँ, और फिर मुझे फिर से कोई एक नई चीज घंटी बजती है मेरे दिमाग में, नहीं नहीं ये चीज ऐसे भी करी जा सकती है, मैं ऐसे कर लूंगी वैसे कर लूंगी, तो मैं फिर से वो 2 उंगलियां पीछे खींच लेती हूँ। तो जब तक वो पूरा हाथ नहीं खोलूंगी मैं, तब तक काम बनता नहीं है ढंग से, क्योंकि मेरे दिमाग में तो खिचड़ी पकती ही रहती है, और मैं अगर अपने हायर पावर पे फेथ करके उसको कम्प्लीटली नहीं छोड़ती, तो चीजें
वहीं फंसती रहती हूँ, वहीं फंसती रहती हूँ। तो प्रोग्राम ने मुझे वही सिखाता है। बार बार ऐसी सिचुएशंस मेरे साथ आती ही रहती हैं जिसमें मेरी रोज प्रैक्टिस होती है इन चीजों की। तो यही है, मतलब कि डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रोग्राम जैसे अंकल ने भी बोला ना कि जब तक है जान वाला प्रोग्राम है। जब मैं मीटिंग में आई थी या उससे पहले जब मुझे चोट लगी तो मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि बेटा अब तो तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो और मैं वो इंसान थी जो सच में रोज वर्कआउट करती थी। मेरे को खेलना, एक्सरसाइज करना, उसके बिना मेरे काम नहीं चलते थे। लेकिन जब उस डॉक्टर ने मुझे ये कह दी कि बेटा रोज करनी पड़ेगी, ये तो हमेशा करनी पड़ेगी, तो इससे तुमको ठीक रहेगा, गड़बड़ नहीं होगी आगे जाके। तो जब मेरे को ये होगा कि मेरे को ऐसा क्यों बोला गया, या मेरे साथ ऐसी क्या समस्या है कि मेरे को रोज करनी पड़ेगी, या मेरे मतलब वही ना उसमें फंस गई। पर धीरे धीरे समझ में आया, मतलब जब उसको ना ग्रेटिट्यूड की वे में लेने लगा कि यार कितनी अच्छी बात है ना कि मेरे को भगवान ने मौका दिया है कि मैं तो वैसे भी करती थी और शायद मैं छोड़ देती किसी न किसी रीजन की वजह से, किसी और फील्ड में जाके या किसी और चीजों की वजह से शायद मैं ये एक्सरसाइज और ये अपनी चीजें छोड़ देती। लेकिन आज मेरे साथ अगर भगवान कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है और मुझे मौका मिल रहा है तो मैं उसको एक पॉजिटिव चीज की तरह क्यों नहीं देख सकती। तो बहुत मतलब लगभग 2 से 2.5 साल लगे मुझे ये चीज मानने में, एक्सेप्ट करने में और ग्रेटिट्यूड में आने में। लेकिन जब वो चीज आई और उस पे काम करते करते जब वो हुआ तो समझ में आता है कि यार एक अलग ही तरीका है जिंदगी जीने का, ग्रेटफुल रह के और सरेंडर करके और करते रहो, बस करते ही रहो। मतलब वही है कि एक दिन के हिसाब से चलते रहो। और अभी भी अगर आप ये सोचोगे सारी जिंदगी करना है तो फिर मतलब मेरे जैसे इंसान तो फिर मतलब वही है ना कि भाई अगर किसी ने कह दी कि करना पड़ेगा तो वो कंपल्शन वाली बात कैसे है। तो मैं उसको भी कोशिश करती हूँ ना ही लाऊं, मैं वन डे एट ए टाइम के हिसाब से चलती हूँ। भाई आज कर लेते हैं, कल की कल सोचेंगे, मैं इतना आगे जा ही नहीं सकती अपनी चीज के लिए। तो यही है अभी तो प्रोग्राम में जो भी मैं सीख पाई हूँ। और वही है कि एक स्लोगन और है कि व्हेन आई गेट बिजी आई गेट बेटर। तो मेरे लिए तो बहुत जरूरी है कि मैं काम करती रहूं, क्योंकि अगर मैं कुछ भी चीजें छोड़ती हूँ या मैं फ्री बैठती हूँ तो मेरा दिमाग तो बहुत ज्यादा चलता है और फिर मैं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी जाती है। तो इट्स बेटर कि मैं काम करती रहूं। और मुझे मजा भी आता है काम करने में, खाली बैठना मतलब मुझे ऐसे वो बीमारों वाली फीलिंग भी आती है और ये भी लगता है कि यार इतना कुछ है काम करने को, कुछ ना कुछ तो करा जा ही सकता है। और कुछ नहीं तो घर में सफाई ही कर लो उस दिन जब अगर कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए बहुत जरूरी है वो। तो अपने आप को बिजी रखना, खुद के लिए काम करना। और पहले मैं घर पे भी जैसे अगर कुछ काम होते थे मैं सब कुछ बहुत खुशी खुशी करती थी। लेकिन जब कोई मुझे कह देता था ना कि ये भी ऐसे ऐसे करना है तो वो कंपल्सन लगता था मुझे। तो फिर मतलब इस बात पे भी मेरी घर में काफी मम्मी से होती थी कि खुद से सब कुछ कर देगी, लेकिन जो चीज अगर कह दी जाए कि ऐसे करनी है तो वो नहीं करनी, वो जिद है, पता नहीं क्या उनके उनके शब्द तो यही होते थे कि ये जिद है कि मैं कुछ कह दूं वो नहीं करनी। पर मेरे ये नहीं होता था कि उन्होंने ऐसे कहा है कि, लेकिन मेरे लिए ये होता था कि यार मैंने तो ऐसे ऐसे सोचा था ना, मैं तो ऐसे ऐसे ही करूंगी। पर आज के दिन मैं देख पाती हूँ कि यार ठीक है, जरूरी नहीं है सारी चीजें मेरे हिसाब से ही हो। अगर कोई चीज ऐसे की बजाय ऐसे आ रही है आज मेरे सामने तो मैं उसको वैसे कर लेती हूँ। तो वही वो एक एडजस्टिंग बिहेवियर, एक एडजस्ट करना भी शायद प्रोग्राम ने ही मुझे सिखाया है। और मुझे आगे भी बहुत मदद कर रहा है ये। मुझे जैसे बाहर में देखती हूँ कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट में जहाँ भी जाते हैं तो यही है। और अब जब जब मैं कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो मैं प्रे कर लेती हूँ और मैं ये मान लेती हूँ कि ठीक है आज मेरे हायर पावर ने मेरे लिए यही रखा था तो आज इसी रास्ते पे चलते हैं। सो हियर वेयर आई एम। So thank you so much for letting me share. थैंक यू निश्चय, थैंक यू फॉर द वंडरफुल शेयरिंग। इसीलिए हम एक को कभी कभी अमेजिंग एडवेंचर बोलते हैं, एटीट्यूड एडजस्टमेंट बोलते हैं ना। हाउ ब्यूटिफुली निश्चय has shared, like the book suggests, our stories disclose in a general way what we used to be like, what happened, and how we are like now. Wonderful message, very strong message. We'll continue the session with Anil P, my best friend from the 2020 field. अनिल जी प्लीज कंटिन्यू करें। जी थैंक यू सुनील जी। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी जी लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। हेलो दोस्तों, सराबी अनिल।
ईश्वर की कृपा है, फेलोशिप की मदद है और ये सुंदर सा प्रोग्राम। दोस्तों आज के दिन शराब नहीं पिए, एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का दिन भी अच्छा निकला। आभारी हूँ मेरे ईश्वर का कि आज इस मीटिंग का मैं हिस्सा हूँ। आभारी हूँ केनूर ग्रुप का, पाइनियर ग्रुप का, नागपुर का, जिन्होंने मुझे अपने अनुभव रखने का मौका दिया। दोस्तों ये मेरे पर्सनल अपने खुद के अनुभव है, जो छोटी सी रिकवरी में मैंने महसूस किया है, जो मैंने जीवन जिया है। और आभारी मैं अभी इस बात के लिए बोल रहा था कि मैं इस गुरु का अभी मीटिंग का हिस्सा हूँ। निश्चय के अनुभव सुन रहा था और बहुत कुछ महसूस कर रहा हूँ। तो एक परिवार के सदस्य के ऊपर जब मैं शराब पी रहा होता था तो क्या क्या बीता होगा उनके ऊपर। शराब मैंने पी और भुगतान वो भी मेरे साथ साथ वो भी कर रहे थे। दोस्तों शराबी जीवन 18 साल मेरा शराबी जीवन रहा। 18 साल मैंने शराब पी और लगभग हम सभी भाइयों का कुछ का ज्यादा कुछ का कम लगभग एक सा ही रहता है कि कुछ कोई ज्यादा करता है कुछ कम करता है। मुझे एक संस्था के माध्यम से ये सुंदर प्रोग्राम अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे मिला था। दोस्तों ईश्वर किस तरीके से मेरे जैसे शराबी के जीवन में काम कर रहा था, ये समझ तब आया जब उस शराब का फितूर दिमाग से उतरा और शराब से दूरी बनी। जैसे से आप मैं लॉकडाउन के समय इस संस्था से जुड़ा था और रिसेंटली मैं लास्ट के कुछ 2 महीने की अपने अनुभव भी सुनाना चाहूंगा कि जब लगभग मुझे ध्यान है 22 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा की थी और 22 तारीख से लेके लगभग 17 तारीख तक मैंने अनाधुंध, मुझे याद नहीं है कोई पल, कोई सेकंड, कोई मिनट जब मैंने शराब ना पी रखी हो। एक पल याद मुझे नहीं आता। दोस्तों मेरे साथ कहते ना कि सोने पे सुहागा, एक तो शराबी और ऊपर से कुछ एक क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो उसी लाइन का था कि हम लोग खाने के होटल्स हैं हमारे परिवार के। तो एक्चुअल में उस टाइम पे लॉकडाउन के समय हम बहुत सी क्वारंटाइन सेंटर्स को, डॉक्टर्स को और पुलिस की जो फोर्स लगी हुई थी ड्यूटी में, उनके लिए खाना हमारे यहाँ होटल से डिलीवर होता था। तो एक्चुअल में मुझे एक सुविधा मिली हुई थी उस टाइम पे। मेरी गाड़ी थी उस पर एक टोकन लगा था जो प्रोवाइड किया गया था कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो दोस्तों एक तो शराबी था, अहम की बीमारी तो है ही, अहंकार तो सर करके बोलते ही है, और वही हुआ मेरे साथ में। शराब तो मैं पिछले 18 साल से पी रहा था, रिसेंटली 7 साल में अति कर रहा था। और ये जो 3 महीने जिसमें मेरा सारा जो शराबीपन है, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे मदर फादर, क्योंकि मैं ऐसे बिजनेस से थोड़ा सा था कि कुछ एक, क्योंकि मैं रात को लेट आता था 2-2:30 बजे, तो सब परिवार के सो जाते थे, तो इतना उन्होंने नहीं देखा था। लेकिन ये लॉकडाउन लगभग 2.5 महीने जो मैंने शराब पी, क्योंकि मेरे परिवार पूरा देख रहा था कि इनकी कंडीशन क्या हो रही है। तो दोस्तों बस वहीं गाड़ी से घूमना, लोगों को घर से उठा के बैठालना, लोगों को ये दिखाना तुम लोग सब घर में बैठे और मैं देखो बाहर घूम रहा हूँ, सड़क पे घूम रहा हूँ, तुम लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा लेकिन मैं बाहर घूम, इस तरीके की ना। दोस्तों ये कहीं ना कहीं मेरा परिवार ये सब चीजें देख रहा था और वो समझ रहा था कि इनकी कंडीशन वाकई खराब हो रही है। पिछले 7 या 8 साल से मेरा कुछ एक ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरी पाँव जो पैर थे, जैसा कि अभी निश्चय भी बता रही थी, क्योंकि फादर भी गेम वगैरह खेलते थे, स्पोर्ट्स बिलीव करते थे दोस्तों। तो इस तरीका का मेरा था। मैंने भी अपने यहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी उससे 2 बार क्रिकेट में और 1 बार फुटबॉल में यूनिवर्सिटी खेली। पर दोस्तों कहते हैं ना कि जब शराब अभी हुई तो साइड में चली गई। साथ ही मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। और लेकिन ये कि सब कहते हैं ना, जब मेरे दिलो दिमाग पे शराब आ गई तो ये सब साइड हो गया। और तो दोस्तों वहां से मेरे परिवार ने मेरे जो शराबीपन को देखा और कहीं ना कहीं उनको लगा कि अगर ये इस तरीके से चलता रहा तो इनका, मेरा मतलब वाइफ वगैरह, मेरा छोटा भाई, उनके विचार यही आया कि बचना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं वहां उन्होंने उसी टाइम, क्योंकि काफी गहन लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन मेरा भाई ऑलरेडी इंदौर में था, तो उसने कुछ व्यवस्था करके या कहीं से कुछ लगा लूट के तो मुझे एक संस्था में भेजा। तो दोस्तों वहां से मेरे ईश्वर देखिए कि ईश्वर ने कैसे रास्ता मेरे लिए चुना। वहां मैं संस्था में गया, अकेला ही बंदा था, मुश्किल से 3 बंदे और थे, लेकिन मुझे 22 दिन क्वारंटाइन रखा गया था। तो वहां मैं अकेला ही था और चारों तरफ देखता था कि कोई निकल नहीं रहा, तो खिड़की से देखता रहता था। तो लगता था कि चलो, लेकिन जब कहते हैं ना कि थोड़ी सी शराब से मेरी दूरी बनी, तो मैं बहुत सी मेरे दिमाग में चीजें चल रही थी उस टाइम ना, जैसे कि
मैं ईश्वर को ये कह रहा था कि ईश्वर देखो कि मैं शराब, मेरे मन में कुछ दिनों से चल रहा था कि मैं शराब को छोड़ना चाहता था। तो मैं अंदर बैठा बैठा ये सोचता, चलो ठीक है, अच्छा है मैं यहाँ आ गया और किसी को मालूम भी नहीं चलेगा क्योंकि लॉकडाउन है, सभी घर में बैठे हैं, तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो इस तरीके की मैं अपने आप को एक संतावना भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादातर इस संस्था में जुड़ने के बाद ये सुना है कि लोग जब संस्था में जाते हैं तो वह संस्था में निकलने के बाद वो कुछ परिवार के मेंबरों से रिजायरमेंट पाल लेते हैं, गुस्सा भर जाता है, वो गुस्सा करते हैं आके और उससे डबल अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं। तो मैं ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे लिए किस तरीके का उन्होंने रास्ता बनाया और किस तरीके की उन्होंने व्यवस्था करी। तो उस टाइम में संस्था में गया और अभी जैसे नित्या ने उन्होंने बताया कि जिस संस्था में बुआ गए थे उनको ए का प्रोग्राम, तो मेरे साथ भी गॉड ग्रेस थी, ईश्वर की कृपा थी। मैं जिस संस्था में गया वहां भी मुझे ए का प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया, मुझे स्टेप वर्क के बारे में बताया गया। और दोस्तों कुछ एक चीजें जो मेरे साथ घटी मैं उनको भी रखना चाहूंगा। एक ईश्वर को लेके एक चर्चा, दूसरे मेरे हैम पे कहते हैं ना कि जब तक आपके हैम पे चोट नहीं लगेगी आप आगे नहीं बढ़ोगे। ये कुछ एक चीज मेरे साथ हुई। जैसे रिसेंटली हुआ क्या, जब मैंने एक्चुअल साइकोलॉजी से एमए किया तो मेरे काउंसलर जो थे वो भी डॉक्टर थे, उन्होंने पीएचडी की थी, फर्क इतना था। तो जनरल वे में जब वो मेरी काउंसलिंग कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे, मैं उनसे बोला कि अगर मैं 2 साल और पढ़ लेता तो मैं भी आपके जैसे डॉक्टर होता। तो जब मैंने उनसे ये बोला तो फिर उन्होंने कहा ना 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 ना, वो सब गया, शराब में वो सब गया, अब तो तुम उस पढ़ाई को ना इस तरीके से वो बनाओ और उसको उसमें डालो। तो इस तरीके के उन्होंने शब्द यूज करे। दोस्तों बड़े मेरे हम पे चोट पहुंची। दूसरा दोस्तों, जब मुझसे बोला गया कि अब आप यहाँ अनिल की शब्द यूज करोगे, मैं क्योंकि मेरा सरनेम मेरा अहम था, मेरा वो था, क्योंकि कहते हैं ना कि आज भी मैं कई मेंबरों के मुंह से सुनता हूँ कि ये जो सरनेम है कहीं ना कहीं रिकवरी में ये भी बाधा है, क्योंकि कहते हैं ना मेरे अहम को बढ़ावा, कहते हैं मेरे फादर, अब भले ही मैंने नाम न कमाया लेकिन मेरे फादर का वो सरनेम है, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे अहम को बढ़ाता है। तो ये चीज वहां पे बोली गई कि आप अपना सरनेम, हमारे क्योंकि एनोनिमिटी का, अनामता का प्रोग्राम है, आप इस सरनेम को यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ टी शब्द यूज करेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहां भी मेरे अहम को चोट पहुंची। रिसेंटली तीसरा मेरे साथ एक वाक्या हुआ, जब मैं वहां से आ रहा था संस्था से, तो मेरे जो काउंसलर थे, कुछ लगा हो गया था क्योंकि चेयरपर्सन भी रहा लास्ट के 2 महीने में, तो वो आके एकदम से जब मैं बाहर निकल के आया तो वो दौड़ के आए मेरे पास में, क्योंकि मुझे जो एक गाइडलाइन दी गई थी आपको ये 5 काम करना है जाने के बाद। और तो वो दौड़ के आए और मेरे पास बोले कि अनिल आजकल फिजिकल मीटिंग का बोला था, क्योंकि आज भी मैं यहाँ सिंगल हूँ, लोनर मेंबर ही हूँ, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से हूँ वहाँ आज भी मैं अकेला ही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको 200 किलोमीटर दूर मीटिंग करना है, बट उन्होंने लास्ट में आके मुझसे बोला अनिल आजकल लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, तो आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं जब तक लॉकडाउन है। ये तीसरा हुआ। चौथा, जो मेरे काउंसलर ने मुझे एक बताया था कि तुम्हारी वाइफ का फोन आया था और उनसे थोड़ी सी इस बात पे बहस हुई कि वाइफ को फोन लगा बोलती कि अभी आके शराब तो नहीं पियेंगे। तो मेरे काउंसलर ने उनसे ये बोला कि नहीं, हमने अपना जो बेस्ट है वो उनको दिया है, आगे ईश्वर की इच्छा। तो मेरी वाइफ ने बोला कि जब हमने इतना सब कुछ किया, खर्चा किया, वो लगभग 2-2.25 महीने घर से बाहर रहे, अब फिर भी आके अगर वो शराब पीएंगे तो फिर हमारा ये सब मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों उस टाइम ना मेरी वाइफ के समझ आया था ये शब्द, और ना ही मेरे समझ में आया कि एक्चुअल इसमें ईश्वर का रोल क्या है, ये कुछ समझ नहीं आया था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब मैं उस दिन जब मैं संस्था से बाहर आया, घर आया, पापा मुझे बार बार फोन लगाए जा रहे थे, तो जो मेरे साथ मेरी छोटी सिस्टर है उनके हस्बैंड मुझे लेने गए थे और छोड़ने भी वही गए थे। और एक्चुअल में वो भी ड्रिंक करते हैं, उन्होंने उस टाइम पे बहुत शराब पी रही थी और इस बात के लिए काउंसलर गुस्सा भी हुए थे मेरे सेकंड काउंसलर से कि तुमने उनके साथ क्यों भेजा। एक्चुअल में वो खुद ड्रिंक उन्होंने कर रखी और ये बंदा उनके साथ अकेला जाएगा, और रिसेंटली अभी नई फर्स्ट टाइम यहाँ से बाहर जा रहा है, तो हो सकता है कि वो ड्रिंक कर लें। साथ ही मेरी वाइफ से वो खुद बोल के गए थे, मेरी जो सिस्टर के हस्बैंड थे वो खुद बोल के ये गए थे कि भाभी अगर बाई चांस भैया ने मुझसे शराब मांगी मुझे लाते में, तो मैं उनसे मना नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात उन्होंने मेरी वाइफ से बोली थी। तो वाइफ ने 2 ही लाइन उनसे बोली थी उस टाइम पे कि मुझे उम्मीद है इस बात की कि वो अपने परिवार मीन्स मैं अपने बच्चों से, एक्चुअल में मेरी जो ससुराल है वो मेरे लगभग 35 से 40 मिनट की दूरी पे है, और एक्चुअल मेरी ससुराल में कोई है नहीं, मेरी सास के अलावा ना कोई परिवार में एक्चुअल, इसका फादर भी, मेरे फादर इन लो भी नहीं है।
तो जब भी मम्मी को घूमना होता तो मेरी वाइफ, मुझे लग रहा है मेरी शादी के लगभग इतने साल हो गए, तो कभी वाइफ वहाँ अपने मायके में रुकी हो, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये था कि बच्चों से कभी अलग नहीं रहे और मैं भी, मुझसे भी कभी इतने अलग नहीं रहे, तो वो आके शराब नहीं पियेंगे, आपसे शराब नहीं मांगेंगे। तो देखिए दोस्तों, ईश्वर ऐसे बुलवाता है। मैं उनके साथ आया, रिसेंटली लगातार मेरे पापा के फोन आए जा रहे थे। मेरे उनके कमर साहब बोलता हूँ मैं उनसे, छोटी सिस्टर के हस्बैंड से, तो संदीप नाम है उनका, तो उनके फोन आ जा रहे थे और वो बार बार उनसे ये बोल रहे थे कि अनिल को उस टाइम गणपति, अगस्त का महीना था, गणपति का उत्सव चल रहा था कि आके हमने घर पे, पापा बोल रहे हैं कि घर पे हमने गणपति की स्थापना करी है, आपको आके यहाँ आरती करना है। मुझसे बोले कि तुम्हें आरती करना है। उनको भी ये कहीं ना कहीं शक था। कोई दोस्तों, मेरा एक जीवन में कुछ एक अच्छी चीजें भी नहीं पीते हुए, कि कभी मैंने भगवान की मंदिर नहीं गया पीते हुए, कभी इस तरीके की पूजन आरती में मैंने भाग नहीं लिया। तो ये कुछ एक बातें वो भी समझते थे पापा, तो वो मुझसे ये बस कंफर्म करना चाह रहे थे कि ये रास्ता में शराब न पिए। तो इस तरीके के दोस्तों वाक्य मेरे साथ चल रहे थे। दोस्तों वहां से मैं ए का प्रोग्राम लेके आया। गॉड ग्रेस कहते हैं कि मुझे तो ईश्वर ने छप्पर पार के दिया, तो वही मेरे साथ हुआ। मुझे एक ए मेंबर का नंबर दिया गया था और रिसेंटली मैं लगभग 4-4:30 बजे मेरे घर पे आया और आते से ही मैंने सबसे पहले उस मेंबर को फोन लगाया, जिससे मेरी 1 घंटे लगभग बात हुई थी। और वो उस टाइम पे जो मेंबर से मैं बात कर रहा था, लगभग 9 महीने या 10 महीने की वो रिकवरी में थे। और उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि अपन शाम को जो 7 बजे मीटिंग होती है, उस मीटिंग को आप अटेंड करना। मैंने कहा ठीक है। ये सब बात होने के बाद मैंने शाम को फर्स्ट मीटिंग, ये मुझे अच्छे से याद है, मैंने जो फर्स्ट मीटिंग की वो हमारे MP इंदौर की थी। और दोस्तों जिनसे मेरी बात हुई थी वही उस मीटिंग को शेयर कर रहे थे। अब मैं उस मीटिंग से जुड़ा और उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए। और मुझे अच्छे से याद है कि वो फर्स्ट मीटिंग में मैं अपना परिचय देने में मुझे लगभग 1 से 1.5 मिनट लगा। मैं अपना नाम नहीं बोल पा रहा, जबकि मैं लगभग 82 या 84 दिन शराब से दूर था। तो दोस्तों ये मेरी वो कंडीशन थी, 82 दिन शराब से दूर रहने के बाद मैं अपना परिचय नहीं दे पा रहा था, जबकि मैं खुद चेयरपर्सन रहा था वहां संस्था में। लेकिन ये कंडीशन थी दोस्तों। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा जो विश्वास, मेरी जो, मुझ में डर, कितने डर समाये होंगे कि मैं अपना नाम नहीं बता पा रहा था। दोस्तों वो फर्स्ट मीटिंग के बाद फिर मैंने, वो उस दिन का दिन है कि आज तक कभी ऐसा कोई मुझे दिन याद नहीं आता जिस दिन मैंने मीटिंग नहीं की। फिर दोस्तों धीरे धीरे लगभग मैं सभी मीटिंग सुबह से जब भी मेरी नींद खुलती, क्योंकि मेरे साथ दोस्तों एक कंडीशन ये थी कि मैं जैसे बिजनेस की लाइन से, तो मेरे सारे घर के अंदर, क्योंकि वाइफ को मेरी शराब को छुपाती थी, तो मैंने घर के अंदर कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा था जब मैंने शराब ना दुकाई हो, चाहे वो गैलरी हो, चाहे यहाँ तक कि तुलसी का पौधा मेरी जो गैलरी में लगा था उसमें तक मैंने साइड से मट्टी हटा के उसमें मैं रखता था। तो इस तरीके की मेरी व्यवस्था थी। दोस्तों वहां से निकल के आया तो मेरे दिमाग में बड़े तरीके के थॉट चलते थे, ऐसा वैसा, यार अब क्या होगा, मैं गैलरी में जाऊं तो फिर मुझे शराब की याद आए, मैं छत पे या टेरिस पे जाऊं तो फिर मुझे वही शराब की याद आए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरी वो कंडीशन थी। लेकिन मैं आभारी हूं मेरे ईश्वर की, ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दी कि जब भी मेरी नींद खुलती थी उसी गली से मैं उन मीटिंगों में जुड़ता था। काम कुछ था नहीं, टीवी पे जो प्रोग्राम आ रहे थे वो रिपीट थे। इसके अलावा कहते हैं कि कोई घर आ नहीं रहा था, कहीं जा नहीं रहा था, बिजनेस टोटल बंद थे। तो कहीं ना कहीं उन मीटिंगों से मैं जुड़ा और जब मीटिंगों से जुड़ा दोस्तों, तो मेरे जीवन में वहां से चमत्कार होने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना खालीपन, शराब नहीं पीने का जो खालीपन मेरे जीवन में आया, क्योंकि मैं ये सोचता था कि अब मेरे जीवन में बचा क्या, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत होपलेस समझता था। मुझे ऐसा नहीं लगता था, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था, जबकि मुझे 6.5-7 महीने, लगभग 6.5 महीने हो गए थे शराब से दूर, बट मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। घर के अंदर मुझे अच्छा नहीं लगता था, जीवन में बड़ा खालीपन सा आ गया था, गुमसुम रह रहा था। लेकिन दोस्तों मीटिंगें जरूर मुझे लग रहा है कि उस टाइम से 10 से 11 मीटिंग में करता था और कुछ एक 5-5.5 महीने की रिकवरी में, और ईश्वर ने मुझे मौका भी दे दिया कि मैं सर्विस में भी इन्वॉल्व हो गया। तो लगभग 7 से 8 मीटिंगों में होस्ट भी करने लगा था उस टाइम पे। ये 2020 की बात है। और देखिए ना, चमत्कार पे चमत्कार मेरी लाइन में होते चले गए। मुझे उस बिजनेस पे भी नहीं जाना पड़ी, एक्चुअल बिजनेस बंद था और वो काफी टाइम तक बंद रहा, क्योंकि मेरे खाने का होटल है तो लोग आते ही नहीं थे उनको, क्योंकि अगर बंदा कोई आ भी जाता तो उसे डर रहता था कोई छींक ना दे, तो इस तरीके का माहौल था। तो मुझे वो गैप भी मेरे लिए था कि मैं उस बिजनेस पे न जाऊं, क्योंकि जो बिजनेस है उस पर शराबी लोग ही ज्यादातर आते थे, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद वही नजर आते थे। तो मेरी जो शराबीपन है वहीं से मेरा शराबीपन भी चालू हुआ था।
तो दोस्तों वो खालीपन, एक बात मैं यहाँ सुनता था, ये 12 कदमों का प्रोग्राम है, जीवन बदलने वाला प्रोग्राम है, ये बातें सुनता था। और सबसे बड़ा जो शब्द मुझे यहाँ सुनाई देता था वो था समाधान। तो मुझे तो समाधान नजर ही नहीं आता था ना। रिसेंटली उसी बीच में एक मुझे मजबूरी में इंदौर जाना पड़ी थी मेरी वाइफ के साथ में। तो मैं गाड़ी चला के गया था, जो रन 3-3.5 घंटे का रन है यहाँ से गुना से इंदौर का। तो मुझे लगभग 10.5 घंटे लगे थे दोस्तों। जिस गाड़ी को मैं अनसुन टीचर मैं शराब गाड़ियां चलाता था, लेकिन उस दिन मैं बिना शराब के गाड़ी चल रहा था, मुझसे गाड़ी चल नहीं रही थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम मैं ये सोच रहा था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी कंडीशन क्या रही होगी, कि मैं, क्योंकि स्थिति यही थी ना कि बिना शराब पिए तो मैंने कभी गाड़ी में चाबी लगाई नहीं थी, और ये चाबी लगा ली तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों उस दिन से लेके मेरी रिकवरी के 2 साल तक मैं गाड़ी में चाबी लगा ही नहीं पाया, क्योंकि हिम्मत मेरी डाउन थी। और उस दिन जब मैं गाड़ी चला रहा था, लगभग 10.5 घंटे में इंदौर पहुंचा, तो बाइक मैं उतर के जाता उस ढाबे की ओर, तो बाइक मेरे पीछे पीछे, उसके मन में ये ख्याल आ रहा था ऐसा ना हो कि ये ढाबे पे जाके पी लें। तो लगभग 6.5-7 महीने की रिकवरी में तो ये फियर उसके बाइक में मेरे मन में था। साथ ही दोस्तों एक चीज और देखे मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूंगा, जो आज मुझे टॉपिक दिया है, कार्यक्रम को व्यवहार में लाना, एक्चुअल है ना, एक्शन का ही पूरा प्रोग्राम है। तो एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इसी बीच में 22 जो कहते हैं ना, अभी जैसे निश्चय शेयरिंग में बता रही थी कि घर परिवार भी किस तरीके से हमारी शराबीपन की वजह से बीमार होता है। तो जब मैं आया तो 22 मुझे ना बार बार डिस्टर्ब करती थी। मैं एक्चुअल मीटिंग भी कर रहा होता था, बाइक बगल से निकले, मैं गैलरी में जाके या नीचे भी उतर के जाता था, तो बाइक में ऊपर आऊं चढ़ के, तो बाइक मेरे बगल से निकलती, कभी फिर आके सामने खड़ी होती, नीचे भी उतरू तो पूछती कहाँ गए। तो मैं बड़ा मुझे कहते हैं ना RID जो लेवल है ना, तो बड़ा चिड़चिड़ापन मुझे आता था। तो मैंने अपने काउंसलर से बात की, तो उन्होंने भी मेरी वाइफ को लगभग मेरी 5.5 महीने की रिकवरी में एक मेंबर थे यही हमारे, तो उनका नंबर दिया। उसके बाद वो दिन है बाइक का, और आज तक वो एक दिन उसने भी ऐसा नहीं दिन गया जिस दिन मीटिंग ना करी हो। इसके बाद फिर वो L11 से जुड़ गई। तो दोस्तों यहाँ से भी मेरे ऊपर ग्रेस हुई। मैं ग्रेस इसलिए भी बोलता हूँ कि आज भी अगर मैं सुनता हूँ कि मेंबर बोलते हैं कि मेरी वाइफ को भी ये, तो कोई यहाँ मेंबर जो ओल्ड टाइमर बैठे वो हमेशा उनसे कहते हैं कि जैसे आपको ईश्वर ने यहाँ मीटिंगों से जोड़ा, आपके परिवार को भी ईश्वर उसी तरीके से लाएगा। तो मेरे साथ ईश्वर की कहीं ना कहीं ये कृपा हुई कि मेरे साथ साथ वो वाइफ भी इस L11 संस्था से जुड़ गई। तो ये मेरे लिए कहते हैं ना कि ईश्वर की मेरे ऊपर ही ग्रेस थी। तो दोस्तों जब मैं समाधान की बात कर रहा था, दोस्तों समाधान मेरे जीवन में थे नहीं, समस्या मैं आज ये शब्द बोल पाता हूँ कि मैंने, क्योंकि मैं तो ये बोलने वाला था कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा था वो सब लोगों की वजह से हो रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कहते हैं ना कि जो भी मेरे जीवन में गलत कार्य हो रहा था वो सब दूसरों की वजह से हो रहा था, मैंने कुछ नहीं अपने जीवन में गलत कार्य किए। तो समाधान आए तो आए कहां से? तो ये जो शक्तिहीनता की बात हम लोग यहाँ प्रोग्राम में करते हैं, पहले स्टेप में आधे स्टेप में बात शराब की होती है। तो शक्तिहीनता की बात, जब मैंने अभी गाड़ी चलाने की बात की तो माँ भी में शक्तिहीनता, और शराब के आगे शक्तिहीनता की बात की जाती है, और फिर अस्त व्यस्तता की। अब जीवन तो स्वाभाविक है अस्त व्यस्त था ही, है ना। और बहुत सी चीजें जो मैं कभी रिलेट नहीं कर पाया। मैं तो ये सोचता था कुछ टाइम अगर मैं शराब से दूरी बनाऊं तो मेरा जीवन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं दोस्तों, वहां नहीं हुआ अच्छा ना, क्योंकि ना तो आर्थिक, ना सामाजिक, ना पारिवारिक किसी चीज को मैं उसके पहले जानता ही नहीं था, ना समझता ही नहीं था कि मैं अपने रिश्तों को खो रहा हूँ, है ना। मैं जो समाज का हिस्सा, उस समाज के अंदर मैं गंदगी फैला रहा हूँ, इन द सेंस की अगर मुझसे किसी काम की मना की जाती थी उस समाज के अंदर, तो मैं वही काम करके उनको दिखाता था। तो कहीं ना कहीं मैं वहां भी गलत कर रहा था। तो दोस्तों अब इस प्रोग्राम की शुरुआत मैंने इनिशियल स्पॉन्सर लिए थे चौथे तीसरे वहां से आने के बाद ही, लेकिन किन्हीं कारणों से वो स्पॉन्सर मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो मैं प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और मैंने शायद ज्यादा कोशिश उस टाइम पे नहीं की। और उसके बाद फिर मेरे एक मेंबर से बात हुई, तो उन्होंने मुझे एक स्पॉन्सर सजेस्ट किए, फिर मैंने उनसे बात की। दोस्तों लगभग 2-2.5 महीने उनसे मेरी बात होती रही। कभी उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि अनिल अपन प्रोग्राम करें, और मैंने भी उनसे कभी नहीं कहा कि मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ। ये लगभग 2.5 महीने चला। इस बीच में एक मेंबर जो उन्हीं के स्पॉन्सर थे, उनका मेरे पास फोन आया। तो वो मेरे से पूछते हैं कि आपने प्रोग्राम शुरू कर दिया क्या? नहीं यार, मैंने कहा अभी तो नहीं किया, मेरे स्पॉन्सर अभी करा ही नहीं रहे। तो उन्होंने एक लाइन बोली कि जरूरत किसको है? तो मैंने कहा मेरे को। तो अपने स्पॉन्सर से बोल। तो दोस्तों उनका फोन मैंने यहाँ से काटा और अपने स्पॉन्सर को फोन लगाया, उनसे बोला कि मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो मेरे स्पॉन्सर का जवाब था कि कल सुबह 8 बजे से बैठ जा। अब मैं एक सेकंड के लिए भूल गया था कि सामने वाला जो मेरा स्पॉन्सर है एक्चुअल वो भी शराबी है। वो ये समझना चाह रहा था कि इसकी बाइक की बिलिंगली इसकी इच्छा है
प्रोग्राम लेने की, क्योंकि ये प्रोग्राम जोर जबरदस्ती का तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। जब इसकी बिलिंगली इच्छा होगी, ये मुझसे कहेगा मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ। कैसा ही हुआ दोस्तों, जब मैंने उनसे बोला, अगले दिन से मेरा वो प्रोग्राम मेरा चालू हुआ। दोस्तों वहां से कहते हैं ना कि जीवन में जो मूलभूत परिवर्तन जिसकी हम बात करते हैं, और साथ ही मुझे उन्होंने एक चीज और बहुत अच्छी शुरुआत में ही समझाई थी कि जब तक सोच और कार्य में मैं फर्क नहीं करूंगा, सोच वो साथियों, जब हम शराब पी रहे थे ना, तो जाने कितनी बार हमने सोचा, कभी परिवार के लिए छोड़ देंगे, कभी नौकरी बचाने के लिए छोड़ देंगे, कभी सेहत के लिए, कभी डर के कारण। लेकिन हुआ क्या, केवल सोचने से अगर शराब छूट जाती, केवल इरादा करने से हमारी जिंदगी बदल जाती, तो फिर क्या था। लेकिन दोस्तों असली बदलाव तब हुआ जब हमने कार्य करना, जब एक्शन की बात हो रही ना, एक्शन किया। और यही सोच और कार्य में फर्क है दोस्तों। दूसरा बहुत क्यों जो मुझे समझ आया, कार्य ही मतलब जब तक मैं एक्शन नहीं करता, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता। हम कहते हैं कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है, लेकिन केवल अगर मैं कहूं कि शब्दों में मुझे ईश्वर पर विश्वास है तो नहीं चलेगा। मेरे स्पॉन्सर हमेशा मुझसे कहते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है, करने में कुछ नहीं है, बोलने में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे वाकई करना होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास तभी मैं साबित कर पाया जब मैंने उनकी इच्छा अनुसार कार्यों को प्रारंभ किया, करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि मीटिंग जरूरी है, पर मीटिंग में नहीं जाता, तो केवल एक शब्द हो गया, है ना। मीटिंग जरूरी है, अगर मैं वही बोल दूं, लेकिन मीटिंग जाऊं ना, अगर एक्शन ना करूं, बोलने में और में, क्योंकि मैं अपने ही मेरा जो अनुभव है, एक छोटा सा अनुभव है इन मीटिंग को लेके, कि कहीं ना कहीं मेरा जैसा शराबी ना कंफर्ट जोन को बहुत जल्दी चुनता है। तो वो कंफर्ट जोन हो सकता है मैंने भी शायद वो चुन रखा है। मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा यहाँ ग्रुप को बढ़ाने के लिए कि मैं अपना ग्रुप यहाँ मेरा चालू हो जाए, फिजिकल ग्रुप, शायद मैं उतनी बढ़ावा नहीं कर रहा। दोस्तों आज भी मैं 2 मीटिंग वो मैं सर्विस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक टाइम ये कंडीशन थी कि सभी ग्रुपों में लगभग 100 से 90 लोगों की स्ट्रेंथ होती थी उस टाइम पे। और हर मीटिंग में शेयरिंग के लिए होड़ मचती थी ना। अगर एक बार में 20-20, 15-15 हैंडल्स होते थे, तो कुछ एक ग्रुपों में 7 मिनट की शेयरिंग का मैं था, कुछ में 5 मिनट का था। तो मेरे ख्याल से उनका मन ही नहीं भरता था। जो शेयर थे वो कहते कभी 10 मिनट रखो, कभी इस तरीके के बात विवाद भी कई मीटिंगों में होते थे, मैं ये देखता था। और आज ये कंडीशन हो गई कि उस 1.5 घंटे की मीटिंग में मुझे नहीं लगता 1 से 2 हैंडल्स हो, बाकी सभी मेंबर को बुला के, उनको कॉल करके बुला के ना शेयरिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने अनुभव भी बता रहा हूँ दोस्तों, कोई अन्यथा वे ना ले, कि मेरे स्पॉन्सर हमेशा कहते थे कि यार निकल, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग करता था और मेरे को कोई काम भी नहीं था। एक्चुअल में उस टाइम लॉकडाउन में कोई काम भी नहीं था, तो मेरे पास समय ही समय था और घर के अंदर था, तो मुझे थॉट प्रोसेस मेरे बड़े गलत आते थे। तो लेके उन्होंने कहा कि अनिल, अगर एक मीटिंग भी अगर तू करता है, जैसे कि हम लोग फिजिकल मीटिंग जाते हैं, हमारे सामने फोन भी नहीं थे और मेंबर भी लिमिटेड हुआ करते थे, तो मैं ये सोच के जाता था कि मुझे एक मीटिंग करना है, मैं फिजिकल मीटिंग वही सब सोच के जाता था, मैं पूरे काम निपटा के उस मीटिंग में जाता था। तो कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन मीटिंग है तो तू उसका प्रोग्राम ऐसे ही सेट करना कि मुझे एक मीटिंग करना है या 2 मीटिंग करना है। तो ऐसा नहीं कि सारे काम करते हुए तू मीटिंग करे। मीटिंग सिर्फ ये सोच के करना है कि मीटिंग कर रहा हूँ, वहां अगर 10 शेयरिंग होती है, उनमें से अगर 2 तुझे पसंद भी नहीं आ रही तो बैठा रहे, बाकी अगर 8 शेयरिंग कहीं ना कहीं तेरे काम आएंगी। तो दोस्तों वही मैंने करने का प्रयास किया कि अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरी मीटिंग होती है, लेकिन अगर मैं 2 मीटिंग करूं, लेकिन ध्यान से करूं, सारी चीजें छोड़ के सिर्फ उन्हीं मीटिंगों में इन्वॉल्व रहूं, ना कि मैं सारे काम निपटाता रहूं। मीटिंग नाम को मैंने फोन लगा लिए, इस तरीके की मेरी चीजें मेरे स्पॉन्सर हमेशा मुझे समझाते थे। तो दोस्तों वही करने का मैं प्रयास करता हूँ। कहते हैं कि गाइड, हमारा स्पॉन्सर जो एक गाइड है, वो खुद भी शराबी है और उनके अनुभव कहीं ना कहीं वो अपने अनुभव के माध्यम से हमारे जीवन में, उनके अनुभव हमारे जीवन में वो कार्य रद्द करने का प्रयास कराते हैं। दोस्तों छोटे छोटे कहते ना, मैं एकदम से कोई ऐसा कोई भी प्रोग्राम ने मुझे बताया दोस्तों कि एकदम से, क्योंकि जो मेरा जीवन है, मैंने अपनी शराबीपन के दौरान बहुत सी ऐसे काम किए हैं जिनको अब मुझे सुधार करना है। दोस्तों एक चीज और, मुझे प्रोग्राम ने ये बताया कि तुम शराब के आगे शक्तिहीन हो, लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसी बहुत सी चीजों को आगे भी शक्तिहीनता स्वीकार करवाई गई। इस प्रोग्राम ने मुझे बोला कि जीवन में ऐसे बहुत से पल आएंगे, आपके जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं आएंगी, ऐसे बहुत से आपके कार्य होंगे जिनके आगे भी आपको अपनी शक्तिहीनता स्वीकार करना पड़ेगी। अगर नहीं करते तो कहीं ना कहीं फिर वही सब कुछ आपके जीवन में हो सकता है दोहराया जाए।
तो जैसे कि मुझे स्थिति परिस्थिति, मेरे पड़ोसी, मेरा जो कहते हैं गाड़ी चलाते हैं, बहुत सी चीजें मुझे गिनाई गई, क्योंकि प्रोग्राम ने जहां मुझे समस्या बताई थी तो मैं समाधान भी मुझे बताया। तो कहीं ना कहीं आज मैं उनके आगे भी शक्तिहीन, हर दिन मैं उस चीजों के आगे अपने आप को शक्तिहीन मानता हूँ। आज मेरी वाइफ भी है, वाइफ का नेचर, मेरी शादी को लगभग 18-19 साल होगा, तो वाइफ का नेचर जानता हूं मैं अच्छी तरीके से। उस नेचर को मैं नहीं समझता था, उसीलिए मेरे उससे वाद विवाद होते थे, कई बातों पे बहस होती थी ना, घंटों। एक दिन का जो बहस है वो 3 दिन तक बोलचाल हमारे बंद हो जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं आज वो चीज नहीं होती, क्योंकि मुझे शक्तिहीनता स्वीकार करिए, क्योंकि मैं उस वाइफ के आगे भी शक्तिहीन हूँ, उसके नेचर के आगे भी मैं शक्तिहीन हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे मेंबर से बात हो रही होती तो बोलता है, भाई यार मैं सुबह उठते से घुटने पे प्रार्थना की, लेकिन यार बाइक से ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे उस टाइम ये नजर आता है कि जब मैंने शक्तिहीनता स्वीकार करी है, मेरे प्रोग्राम ने मेरी जो एक्शन की बात करती है, हमारी प्रार्थना भी, जब मैंने प्रार्थना की कि मैं बदल नहीं सकता, तो भाई उसको नेचर को मैं स्वीकार करूँ ना, अगर नहीं कर सकता तो फिर वो तो होना ही है। तो यही मेरे साथ भी होता था, लेकिन आज ईश्वर का ग्रेस है कि ये चीज थोड़ी थोड़ी देर प्रोग्राम की वजह से समझ में आई, उसको एक्शन में करने की कोशिश करता हूँ। जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लूं तो कम से कम मैं सुखी रहूंगा। मेरे अंदर जो हिलावट, जो आरआईडी की बात करती, क्योंकि मेरी जो आरआईडी है वो ए से संबंधित है, ना कि डॉक्टर से, है ना। मुझे जो चिड़चिड़ापन होता था एक्चुअली उसका, क्योंकि लास्ट में जब मैं शराब पी रहा था तो मेरी जो सारी चिड़चिड़ाहट थी वो सिर्फ इस वजह से ही थी कि उस शराब के कारण। मजा देती नहीं थी शराब, लेकिन मैं चिड़चिड़ाहट मुझे बहुत आती थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज समझ आई। दोस्तों, ये जो 12 कदमों का मुझे प्रोग्राम मिला कि मैं शराब के सामने ये मुझे स्वीकार करना है और इस पे एक्शन में भी करना है मुझे हर दिन, क्योंकि प्रोग्राम एक दिन का है। हर दिन मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं उस शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, जो मेरे जीवन में अस्तव्यस्ता है, जो मैंने स्वयं ने फैलाई है। आज मैं ब्लेम नहीं कर सकता ना, मैं अपनी बीमारी के आड़ में ये ब्लेम नहीं कर सकता। मेरे जीवन में जो अस्तव्यस्ता फैली वो किसी कारण है, या मेरे परिवार या मेरे रिलेटिव या किसी कारण फैली, तो उस अस्तव्यस्ता पे काम करता हूँ और बिना जल्दबाजी के। मुझे बार बार समझाया जाता है कि जल्दबाजी नहीं करनी। एक दिन में ना तो मैं शराबी बनाता, ना ही मेरी जो सारे जीवन में अस्तव्यस्ता है, जो मेरे संबंध है वो बिगड़े, उन पर धीरे धीरे काम करूं। अब यह बात होती है उच्च शक्ति पे विश्वास करने की। अब अगर मैं इस चीज में भी विश्वास न करूं कि उच्च शक्ति है या मेरा हायर पावर है, वहां भी मुझे एक्शन करना पड़ेगी, मुझे उसको समझना पड़ेगी, तब कहीं जाके मैं विश्वास उस उच्च शक्ति पे मैं कर पाऊंगा। और तीसरा मुझे बताया कि मैं अपनी समझ की ईश्वर पर अपने आप को सौंप दूं, अपने आप को सौंप दूं इन द सेंस। आज हमारे शाम की मीटिंग में टॉपिक था कि मेरे जीवन में जो ईश्वर कार्य करेगा किसी भी व्यक्ति विशेष के माध्यम से करेगा। ऐसा नहीं कि साक्षात ईश्वर उतर के आएगा, अनिल ऐसा कर, अनिल वैसा कर, ना। कोई किसी के अनुभव, मेरे स्पॉन्सर कहीं ना कहीं उनके द्वारा कहे गए शब्द मेरे जीवन में काम करेंगे, या जो अनुभव रखे जा रहे हैं वो मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो कभी ये समझा ही नहीं था कि मेरे जीवन में ये दिक्कत इस शराब की वजह से है, लेकिन वो अनुभव ने जब मैंने सुने तो मुझे समझ आया कि वाकई ये शराब के कारण तेरे जीवन में ये दिक्कत थी, तुझे विचारों की लगी हुई बीमारी, बहुत सी चीजें समझ आई। चौथा दोस्तों, अपनी गलतियों को गिनती करना है, उनका मेरे जीवन में मैं क्या गलती कर रहा हूँ उनकी गिनती करना। एक शराबी होने के नाते दोस्तों ये कंफर्म है कि मेरा जैसा शराबी, है ना, कभी गलती तो मानी नहीं, ऊपर से नीचे तक पी के हिल रहा होता था, लेकिन वाइफ पूछती थी या परिवार वाले फादर पूछते थे तो मना करता था। तो आज अगर ये मेरे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि मैं अपनी गलती को मानने लगा, ये मेरे जीवन में चमत्कार से कम नहीं है। उसके लिए मुझे एक्शन भी करना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा अपनी गलतियों को भी। मुझे मेरी गलती तब समझ आई जब मेरा पार्ट निकल के चौथे कदम से माध्यम से मेरा जो चौथा पार्ट लिखा जब मैंने, तब मुझे समझ आया कि कहाँ क्या गलत। क्योंकि मैं किसी को 10 रुपए देके ना उसको 10 गालियां सुनाता था, तो मैं कहता था मैंने तेरे ऊपर एहसान किया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं उसको 10 रुपए देके 2 रुपए का मुझे वो ब्याज देता था। कहीं ना कहीं मेरा लालच भी था। तो वो छोटी छोटी चीजें मुझे इस प्रोग्राम में समझाई, और तब मुझे कहीं ये समझ में आया कि मुझे मेरे ऊपर काम करना है। जो मेरा पार्ट जो चौथे कदम के माध्यम से निकल के आता है, उसे काम करना है। दोस्तों, अपनी गलतियों को लिखो और फिर किसी को बताओ। ये तो फिर और सोने पर सुहागा हो गया। मैंने जो गलतियां की हैं अपने जीवन में, मैंने किस किस को कहाँ जाके हर्ट किया, किसको भावनात्मक तौर पे लॉस दिया, ये सारी चीजें मैं जाके किसी को बताऊं, तो ये चमत्कारी तो है ना दोस्तों। यह चमत्कारों की बात है। तो और क्या चमत्कार, यही तो चमत्कार है दोस्तों कि एक शराबी का ये जो मानसिक परिवर्तन या हृदय परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन तो धीरे धीरे होते ही हैं,
तो ये कैसे है दोस्तों, ये कैसे संभव हुआ जब मैं 5वां कदम करा और मैंने गलतियां लिखी और मैंने कहाँ किसको हर्ट किया, किस तरीके से मैंने हानि पहुंचा, ये सब जाके मैं किसी व्यक्ति को, अदर व्यक्ति को बता रहा हूँ। तो ये चमत्कारी तो है दोस्तों। इन चमत्कारों की इस प्रोग्राम के अंदर बात की जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो मैं कर पाया। साथ ही दोस्तों कहते हैं ना, छठा 7वां कदम बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कहने को बेचारे बड़े चुपचाप तरीके से हमारी बिग बुक के अंदर रहते हैं, छोटे छोटे से कदम है, साइलेंट कदम है, लेकिन जीवन के बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सारे ही कदम महत्वपूर्ण है, बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि उन दोषों को देखना, फिर ईश्वर से ये कहना, क्योंकि मैं अपने अहम की ये बोलूं, मुझ में अहंकार है, वो मेरी नाक है। मैं कैसे कह दूं ईश्वर मेरे अहंकार को ले ले, मैं कैसे बोल दूं? लेकिन ये प्रोग्राम ने मुझसे बुलवाया और मैं बोल पाया। ईश्वर जो मेरे के अहम है, मेरा अहम है, मेरा जो घमंड है, मेरा जो ईगो है, उसको ले लो, मेरे दोषों को आप हर लो। ये जाके कहीं 7वें कदम में करवाया, तो ये मेरे जीवन में उससे नहीं है। फिर अपनी गलतियों को दिन भर से लेकर शाम तक अपनी गलतियों को देखना और उनका रात को जाके खाका तैयार करना, लेखा जोखा बनाना, ये चीजें कहाँ थी? इन एक्शन की वजह से दोस्तों आज की ये कंडीशन है। क्योंकि मैंने जो सुना है कि गुस्से का छोटा सा रूप, एक छोटा सा गुस्सा, रिजाइनमेंट कहीं से बन के नहीं आती ना, वो एक छोटा सा गुस्सा, आज मेरी वाइफ से मैं थोड़ा सा गुस्सा करता हूँ और यही गुस्सा कब बढ़ता जाता है और यही महीनों मेरी बोलचाल बंद हो जाती है, यही आगे जाके रिजल्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस गुस्से को आज अगर मेरा किसी बात पे लेके किसी से बहस होती है, रात होते होते मैं उस चीज को अपने जो मैंने दिन भर की जो मैं क्रियाकलाप रहते हैं उसकी जब मैं अपनी इन्वेंट्री लिखता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका नाम जरूर, क्योंकि जब मुझे सुबह से लेकर शाम तक का देखना तो वो नाम आ जाता है। तो सुबह होते अगले सुबह होते होते मैं, क्योंकि मुझे तो मेरा 1% देखना है कि तू कहाँ गलत था। मुझे तो मेरे स्पॉन्सर हमेशा बोलते हैं कि सामने वाला भले ही भैया 90% गलत है, लेकिन तू भी तो कहीं ना कहीं 10% गलत होगा, उस 10% को देख तो सुखी रहेगा। और देखता हूँ दोस्तों कई बार ऐसी स्थिति बनी, क्योंकि यही तो मेरे साथ था। कई बार ऐसा होता था कि बाइक से मेरी बहस हुई, मैं उसको करे जा रहा हूँ, उसको करे जा रहा हूँ, जबकि बाइक से मैंने पूछो कि अपनी बात किस बात पे बहस हो रही थी, बाइक तो भूल गई, बट मैं उस चीज को नहीं भूला। तो यही मेरी समस्या थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज ये जो प्रोग्राम ने मुझे बताया है कि दैनिक बेसिस पे अपनी इन्वेंटरी जब मैं लिखता हूँ तो वो चीजें निकल के आती है। तो मेरी आज किसी से बिगड़ती नहीं है, आज मेरी किसी से रिजर्वमेंट नहीं है दोस्तों। और ऐसे चमत्कार मेरे जीवन में कई हुए कि जब मैं अपना 9वां कदम मैंने किया, जब मैंने जाके अपने अमेंड्स किए, मुझे ऐसे कई मेरे किस्से हैं जीवन के जिनके कारण जो मैंने बचपन में गलती, आप सोचिए कि जो चीजें मैंने बचपन में की थी, उन बचपन में की गलतियों की वजह से मुझे आज पछतावा होता था। बचपन से लेके जब मैं 12th में था, 11th में था, उन चीजों के लेके मैं रोता था, मुझे अच्छे से आते रोता था। मैंने तो शराब शुरू भी नहीं की थी, लेकिन दोस्तों उन चीजों से भी मैं बाहर निकल पाया। कैसे? कि गलती मैंने की थी और अमेज के माध्यम से उस गलती को मैं सुधार पाया। तो आज वो चीजें मुझे परेशान नहीं करती, मुझे वो चीजें चिड़चिड़ाहट नहीं देती, है ना। मुझे आज सुकून महसूस होता है। रिसेंटली एक छोटा सा किस्सा, क्योंकि समय भी हो रहा है, एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा। मेरे दादाजी के मैं 7 साल या 8 साल का समथिंग था। दादाजी क्योंकि उस टाइम पे 25 पैसे का भी बहुत महत्व होता था, तो मैं वो उनके जेब से निकालता था, वो कहीं उठ के जाते घूम के मैं निकालता था। तो इस तरीके की वो चीजें, मुझे इतना गिल्ट में रहता था मैं कि जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए मुझे बार बार रोना आता था, मैं हर कभी ये सोच के ही रोने लगता था, है ना। तो ये चीजें मुझे काफी साल तक परेशान हुआ, लेकिन लास्ट मुझे अच्छे से याद है 2021 में मैंने दादाजी का अमेंस जो उनका नाम आया था, तो मैंने वो ईश्वर के सामने, क्योंकि एक्सपायर हो गए थे दादाजी, और करीबन मुझे जो स्पॉन्सर ने मेरा जो फॉर्मेट मुझे बताया था, मैंने अपने ईश्वर के सामने बैठ के अमेंस किया। तो आज लगभग उस चीज को 4.5 साल होने आ रही दोस्तों। वो रोना, वो गिल्ट, वो पछतावा आज तक नहीं हुआ। आज तक उस बात को लेके मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे जो दादा थे उन्होंने मुझे माफ कर दिया। तो ये जीवन में दोस्तों ये चमत्कार है ईश्वर के। आज उसी फैमिली के बीच में मैं रहता हूँ जिस फैमिली को कभी मैंने इमोशनल तौर पे कभी बहुत तरीके से ना कहीं हानि भी पहुंचाई, उनको परेशान भी किया, क्योंकि कई बार अच्छे माहौल में वाइफ मुझसे हमेशा ही बोलती थी कि आपने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, बस इमोशनल तौर पे 4 लोगों के बीच में कभी आंखें निकालना, इस तरीके का मैं जो माहौल क्रिएट करता था। तो अब मुझे उसी परिवार के बीच रहना थी और ये कभी संभव नहीं होता दोस्तों। मैं शराब भले ही छोड़ देता, उस परिवार के बीच में नहीं रह पाता। मेरी आंखें कभी उठती नहीं, कभी मैं किसी बेटे से, चाहे मेरी वाइफ से, मेरे फादर से, मदर से आंखें नहीं मिला पाता, लेकिन इस प्रोग्राम ने वो संभव किया
कि मैं उनसे आंखें मिला पा रहा हूँ। कारण वो मेरे अमेंड्स जो मैंने उन्होंने कहा, मैंने सच्चे दिल से माफी मांगी दोस्तों, मुझे माफी मिली। आज इन 4.5-5 सालों में मुझे कोई वो दिन याद नहीं जब मेरी वाइफ से, मेरे मदर फादर से या मेरे बेटों से कभी किसी बात पे लेके बहस हुई हो या मन मुटाव हुआ। तो ये है दोस्तों मेरे जीवन में चमत्कार। लेकिन वही ना, क्योंकि मेरे वो व्यवहार में परिवर्तन यहाँ बोला जाता है कि मुझे अपनी रिकवरी का कोई ढिंडोरा नहीं पीटना, मुझे डोल डाल के ना मैंने शराब छोड़ दी मेरे जीवन में, ये ना, वो व्यवहारों में ऑटोमेटिकली ईश्वर वो परिवर्तन लाता है, लेकिन एक्शन मुझे करना है जो मुझे बताया गया है। क्योंकि मुझे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर एक ही शर्त नजर आती है जो मैं अपने अनुभव से देखता हूं दोस्तों, कि प्रोग्राम तभी काम करता है जब मैं उसको करने देता हूं। ये मुझे शर्त नजर आती है। उसका रीजन कैसे दोस्तों, कि कुछ छोटे छोटे अनुभव मेरी इस छोटी सी रिकवरी में हुए कि कभी मैंने बोला है कि यहाँ बोला जाता है पेट भर के रखिए, ज्यादा थकिए मत, इस तरीके के शब्द यूज के जाते हैं। लेकिन कभी कोई मेंबर इस चीज में रिप्लाई ये देता, भाई मैं तो इमरती के साथ ही पी लेता हूँ, मैं तो बर्फी के साथ ही पी लेता हूँ, मैं तो पेट भरे में ही। तो इस तरीके की जब बातें आती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि मैं जो हमें प्रोग्राम है उसमें कहीं ना कहीं मैं खुद अलंगा बन रहा हूँ, मैं रोड़े अटका रहा हूँ, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों समझ में धीरे धीरे आने लगी। और 10वें कदम या 11वें कदम में इस तरीके से प्रार्थना जो मुझे बताइए, इसका अचल भाव, इस प्रार्थना को मैं करूं, मैं भले ही कहूं घुटने पे लेके ना, इस प्रार्थना जो वाकई पूरा एक्शन है, हे ईश्वर में आत्म शांति, जो मैं शराब में ढूंढता था, मेरी आत्म शांति का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। यहाँ बैठे मीटिंग में अगर कोई बंदा कुछ गलत बोलता है तो अगर मैं रिएक्शन नहीं करता तो मेरी शांति, आत्म शांति बरकरार रहेगी। अगर मैं रिएक्शन करता हूं तो सामने वाले बंदे को मैं मौका देता हूं। मेरे स्पॉन्सर इस तरीके की बात करते थे कि अनिल अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत देना। भाई उसने अगर कोई एक बटन दबाया और तू हिला तो समझ लेना वो बटन परमानेंटली इधर उधर दबेंगे तो फिर तू हिलेगा। तो मेरा रिमोट मैं अपने ही पास रखूं, मैं किसी को वो मौका न दूं कि मुझे वो हिला सके, तो मैं कहीं ना कहीं मेरी आत्म शांति को बरकरार रखता हूं। और मैं अपने आप को बदल सकता हूं, ना कि किसी दूसरे को। और यही कोशिश करता हूं, जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता हूं। तो मुझे मालूम है कि मेरी आत्म शांति बरकरार रहती है। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में अपने आप को ढालने की कोशिश करता हूं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करता। मैंने बहुत बार की, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति जैसा था वो आज भी वैसा ही है, लेकिन मैं कहां से कहां पहुंच गया उसको बदलने के चक्कर में। लेकिन आज उन चीजों को मैं प्रयास नहीं करता, तो जीवन में कहीं ना कहीं मेरी आत्म शांति बरकरार है। दोस्तों साथ ही यहाँ बात होती है सद्बुद्धि की। ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे। बुद्धि मुझ में बहुत थी। बुद्धि का अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ कि एक बच्चा जो बहुत छोटा है, बचपन में जब पैदा होता है तो कहीं ना कहीं वो रो के, उसको मालूम है भूख लगी है तो वो रोने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बुद्धि का परिचय देता है ना। रोना किसी को कहते हैं ना कि गाय है तो रंबाने लगती है, इस तरीके के ये सब हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सद्बुद्धि कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या गलत है, ये जो भाई मेरे विषय में बात कर रहा है ये मेरे भले की बात कर रहा है, इन चीजों का फर्क समझने की मुझे सद्बुद्धि दे ईश्वर। मेरे माता पिता मेरा भला चाहते थे, सबसे बड़े दुश्मन हुए। मेरी वाइफ मेरा भला चाहती थी, सबसे बड़ी दुश्मन हुई। जो दोस्त मेरी लाइफ में थे पिछले 20-22 साल रहे, लेकिन आज की ये कंडीशन मेरी इन 6 साल की रिकवरी के आसपास आज कोई नजर नहीं आता। तो उन लोगों को मैंने किनारा किया, उनको मैंने गले लगाया। तो आज ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे लिए कौन मेरा भला चाहता है, कौन मेरा बुरा चाहता है, इन चीजों में मैं फर्क जान सकूं। ईश्वर मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना। तो ये ईश्वर से मैं सद्बुद्धि मांगने का प्रयास करता हूं। दोस्तों साथ ही ये जो सर्विस, क्योंकि जो मुझे मिला है, मुझे दोनों हाथों से, कोई पोथी पत्र नहीं थे जो मैं उसको डिग्री ली और मैंने रख ली, ना। जितना मैं इस प्रोग्राम को बांटूंगा, ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दी। जिन जिम्मेदारियों से मैं भागता था, आज मैं जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता हूँ। जिन ग्रुपों में मैं सर्विस करता हूँ, वो वहाँ के जो सर्विस मेंबर है, जो मुझे ड्यूटी देते हैं, मीन्स जो मुझे कार्य करने का बोलते हैं, मैं वो करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों तो ईश्वर ने कई ऐसे मौके मेरे जीवन में आए जब मैं संकट में था। रिसेंटली एक उदाहरण देकर अपनी मीटिंग को शेयरिंग को विराम देना चाहूंगा। मेरी मम्मी को आज से लगभग कुछ साल पहले, लगभग 2 या 2.5 साल पहले माइनर अटैक आया था। गुना हॉस्पिटल में एडमिट थी, आईसीयू में वो थी। और उस आईसीयू के टाइम में रिसेंटली मैं शाम को एक मीटिंग करता हूँ,
और उसके मैं मैसेज अपलोड करता हूँ, तो वो मैसेज मैं डाल नहीं पाया क्योंकि मैं आईसीयू में था, डॉक्टर मना कर रहा था इस फोन को साइलेंट करिए। वो मैसेज नहीं आया तो मेंबरों के फोन आ रहे थे कि भाई आज का ताजा मैसेज कहाँ है, आज का मैसेज नहीं आया, और मैं उस फोन को बार बार काटे जा रहा था। एक दो मेंबरों से मेरी बात भी हुई। रिसेंटली लास्ट में एक मेंबर से मैंने ये बोल दिया, एक काम करिए आप, ताजा मैसेज नहीं आया तो बासे मैसेज से जुड़ जाइए। ये थोड़ी झुंझलाहट में मैंने इस तरीके के मैंने शब्द यूज करे, और कुछ देर बाद मेरी मम्मी नॉर्मल हुई, मैं आईसीयू से बाहर आया लगभग 5:15 बजे। तो मैं विचार करने लगा इस विषय को लेकर। दोस्तों देखिए ईश्वर कैसे दिमाग को खोलता है। मैं विचार ये करने लगा, मैं संकट की घड़ी में था, मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो मेंबर मुझे याद दिला रहा था कि अनिल तू एक मेंबर है, और मुझे वो फोन लगा रहा था बार बार। तो फिर मैंने तुरंत कुछ क्षण के अंदर ही उस बंदे को फोन लगाया, उससे मैंने माफी मांगी और मैंने उससे बोला भाई मेरी ऐसी ऐसी कंडीशन थी, थोड़ी चिड़चिड़ाहट आई। तो कहीं ना कहीं देखिए ईश्वर किस तरीके से मेरे जीवन में काम कर रहा था। वो मेंबर मुझे फोन लगा रहा था और याद दिला रहा था कि अनिल सब ठीक हो जाएगा, ये कठिन परिस्थिति है। वो बंदा मेरे साथ था, वो बहाना कुछ भी रहा हो कि मैसेज नहीं डाला इस वजह से मुझे फोन लगा रहा था। तो ये ऐसे तरीके से कहते हैं रहस्यमय तरीके से ईश्वर काम करता है। देखिए कहाँ से बंदा कैसा, क्योंकि आज भी मेरे यहाँ ये मेंबर नहीं सोचिए ईश्वर ने कहाँ से कैसे किस तरीके से मेरे लिए रास्ता बनाया। सिर्फ अब ये ईश्वर ने बोला है अनिल काम तेरा है, एक्शन तुझे चलना है इस रास्ते पे। कठिन बहुत जरूर है, लेकिन अगर कार्य एक्शन के रूप में अगर मैं करता रहूंगा, जो मुझे बताया है उसको जीवन में अप्लाई करूंगा। और क्योंकि यहाँ बोलते हैं ना ज्ञान का प्रोग्राम नहीं है, मात्र ये अनुभव का प्रोग्राम है। ज्ञान तो ईश्वर ने बहुत दे रखा था, अभी बुक रखी कुछ भी पढ़ लो, लेकिन अनुभव है ना, यहाँ जो अनुभव रखे जाते हैं उनको मैं सुनूं, उनको अपने जीवन में अप्लाई करूं, और उन अनुभवों की वजह से मेरे जीवन में जो मूलभूत परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों को मैं शेयरिंग के माध्यम से रखता हूं, तो वो मेरे अनुभव है। तो यही मैंने अपनी कोशिश की। एक बार फिर से मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और सुधीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने अनुभव रखने का मौका दिया। अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।